बात छोटे से गांव की है जहां के लोग आज बहुत खुश थे। खुश हों भी क्यों ना, स्वप्न नगरी मुंबई की नामी गिरामी अरबों रुपए की कंपनी एमएल इंडस्ट्री के मालिक गांव आ रहे थे। वैसे तो एमएल सेठ हर साल गांव आते थे क्योंकि यहीं से उनके जीवन की शुरुआत हुई थी। गांव में भी सेठ की आलीशान कोठी थी। सेठ जी साल में एक दो दिन ही गांव में रुका करते थे और दिन भर अपने बचपन के साथियों के साथ कोठी से दूर कोने में बनी झोपड़ी में बैठे रहते थे। लेकिन इस बार उनका आना खास था। वो इसलिए क्योंकि वो मुंबई जैसे महानगर को छोड़कर छोटे से गांव से अपनी बिटिया की शादी करने जा रहे थे। सेठ जी की जिद थी कि बिटिया की शादी तो उनके अपने गांव कचेरी से ही होगी। सेठ जी अपने गांव साल में एक बार जरूर आते थे, किंतु उनके परिवार के लोग मुंबई की रंगीन दुनिया से अलग सेठ जी के गांव के जीवन और उनकी इस पहलू से अनजान थे। गांव में सेठ जी के आने से कुछ दिन पहले ही मैनेजमेंट के दो तीन दर्जन लोग और कई कर्मचारी शादी की व्यवस्थाओं में जुटे थे। उन्हें हिदायत दी गई थी कि कोठी से दूर एक कोने में बनी झोपड़ी में रामू काके के अलावा कोई न जाए। सेठ जी की बेटी की शादी थी, सो कोठी तो ठीक पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। तय समय पर सेठ जी के साथ बड़ा लाव लश्कर और परिवार के सदस्य बड़ी बड़ी गाड़ियों में गांव पहुंच चुके थे। कोठी के आलीशान 7 स्टार सुविधाओं से लैस कमरों में सभी के रुकने की व्यवस्था की गई थी। गांव आते ही सेठ जी का सबसे पहला काम होता था अपनी यशोदा काकी के घर जाकर काकी और रामू काका का आशीर्वाद लेना। 45-50 साल से यह नियम कभी टूटा नहीं था। सेठ जी उन्हें यशोदा काकी कहकर पुकारा करते थे। दरअसल वो उनकी यशोदा मैया थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि उनके पिता गांव के ही एक खेत में कुआं खोदने की मजदूरी का काम कर रहे थे। तभी कुआं धसक गया, जिसके नीचे दबने से उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका शव घर लाया गया। नीचे ने झोपड़ी के पास आंगन में उनको रखा गया। उनकी माँ अपने पति की छाती से ऐसे लिपटी कि दोबारा कभी ना उठी। अबोध बालक के लालन पालन की जिम्मेदारी अब पड़ोस में रहने वाली यशोदा काकी और रामू काका के ऊपर थी। उनके यह कोई संतान ना थी, सो दोनों नन्हे बालक, जिनका नाम मदन लाल रखा गया था, खूब दुलार करते। माँ बाप के गुजर जाने के बाद बालक रोता रहता था। यशोदा काकी जब बालक को झोपड़ी में रखी खाट पर सुलाती थीं, तभी वह रोना बंद करता था और सो जाता था। एमएल सेठ का लाव लश्कर आलीशान खोटी में पहुंच गया। गांव पहुंचते ही मदनलाल अपनी यशोदा मैया का आशीर्वाद लेने उनके घर गए। पता चला काका किसी काम से शहर गए हैं। थोड़ी देर बाद एमएल सेठ अपनी कोठी में वापस लौट आए, जहां उनकी पत्नी, बच्चे और परिवार अपने अपने कमरों में सेटल हो चुके थे। कुछ देर रुककर सेठ जी ने शादी की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद सेठ जी कोठी से कुछ दूर अपनी झोपड़ी में पहुंच गए, जहां घर का गेट खोलते ही सेठ जी का गुस्सा साथ में आसमान पर आ गया। सेठ जी जोर जोर से नाराज होने लगे। इससे पहले सेठ जी को किसी ने गुस्सा होते हुए या किसी को डांटते हुए नहीं देखा था। अपने हर छोटे बड़े कर्मचारी से वो बड़े नॉर्मल तरीके से बात करते थे। सेठ जी चिल्ला रहे थे, मेरे कमरे में कौन आया था और इसमें रखी खाट कहाँ है। सारे कर्मचारी एकत्रित हो गए और शांत खड़े थे। सेठ जी चिल्लाए जा रहे थे, रामू काका कहाँ है। तभी रामू काका शहर से वापस आ गए। काका को देखकर सेठ जी चुप हो गए और बच्चों के जैसे बोले, मेरी खाट कहाँ है। काका ने उन्हें समझाया, जहाँ भी होगी अभी अपनी जगह आ जाएगी। काका ने सबसे पूछताछ की तो पता चला एक कर्मचारी ने खाट उठाकर झोपड़ी के पीछे रख दी है।
उसको लगा कि ये टूटी खाट किसी काम की नहीं है। रामू काका वह टूटी खाट फिर उठा लाए और उसे सही स्थान पर बिछा दिया। सेठ जी ने रामू काका को छोड़कर सभी से जाने को कह दिया और खुद जाकर उस टूटी खाट पर सो गए। झोपड़ी में किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी, सो उस कर्मचारी की छुट्टी कर दी गई जो बिना इजाज़त के झोपड़ी में से खाट उठा लाया था। जिस रामू काका की बात कोई नहीं मान रहा था, इस घटना के बाद सभी समझ गए कि रामू काका सेठ जी के लिए क्या मायने रखते हैं। खाट की बात पर नाराज होने की खबर सेठ जी की बीवी और बच्चों को भी लग गई थी। सभी अचरज में थे कि इतना बड़ा सेठ एक पुरानी और टूटी खाट को लेकर क्यों नाराज हो रहा है। थोड़ी देर बाद कुछ सामान लेने रामू काका को सेठ जी ने कोठी में पहुंचाया, जहां सेठ जी की बिटिया अपनी विदेश में रहने वाली सहेलियों को बता रही थी। वह सहेलियों को बता रही थी कि कैसे उसके पापा ने विलेज की थीम पर उसकी शादी का अरेंजमेंट कराया है। तभी काका वहां पहुंच गए। काका की वेशभूषा देखकर बिटिया जोर जोर से मैनेजर को चिल्लाने लगी। बोली, ये गांव के लोग यहाँ कैसे आ गए? कुछ चुरा ले जाएंगे। अभी के अभी इन्हें यहाँ से हटाओ। मैनेजर चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत कहाँ थी कि काका से कुछ कह पाता। इसी हड़बड़ी में काका के पैर की ठोकर से कीमती कांच की चीज टूट गई। अब तो बिटिया ने सारी कोठी अपने सर पर उठा ली। सब अपने कमरों से निकलकर बाहर आ गए। बुजुर्ग काका की आंखों से आंसू बह निकले। हड़बड़ाए से कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी सेठ जी वहां आ पहुंचे। काका बोले, मदन बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। बेटी कुछ गलत समझ रही है। पहली बार एमएल सेठ का कोई नाम ले रहा था, जिसे सुनकर बेटी भी अचरज में पड़ गई और पिता को सामने देख एकदम शांत हो गई। सेठ ने सबसे पहले काका को गले से लगाया और उनकी आंखों से आंसू पहुंचे। यह सब करते हुए पहली बार सभी ने एमएल सेठ की भी आंखों में आंसू देखे थे। सेठ जी ने पास रखी कुर्सी पर काका को बिठाया और खुद उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ गए। सेठ काका से बोले, माफ कर दो काका, इसमें गलती मेरी है। आज तक मैंने बच्चों को अपने बारे में कुछ नहीं बताया, पर आज बताऊंगा भी और आप सबको उनसे मिलाऊंगा भी। अपनी बीवी और बच्चों को लेकर मदन लाल पड़ोस में रामू काका के घर पहुंचे। यशोदा काकी से सभी को मिलाते हुए बताए कि ये मेरी यशोदा मैया हैं। मदन लाल ने अपने बचपन की पूरी कहानी बच्चों को बताई। कैसे काका काकी ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। गांव से शहर जाने के बाद मदन लाल ने कैसे दर्जनों छोटी मोटी मजदूरी की, लोगों के जूठे बर्तन साफ किए, फिर छोटे मोटे बिजनेस करने के बाद बड़ी बड़ी एमएल इंडस्ट्री का सफ़र कैसे तय किया। आज एमएल सेठ के रूप में जो भी है, मैं आप सबके सामने हूँ, वह इन्हीं काका काकी की वजह से हूँ, जिन्होंने कभी इस मदन लाल से कुछ लिया नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ देते ही रहे। आंसू पैस पूंछते हुए मदनलाल अपनी झोपड़ी में सभी को ले गए और अपनी हकीकत दिखाई कि असल में वह क्या है। काका ने बताया कि यह जो टूटी खाट देख रही हो ना बेटा, बचपन से आज तक जब भी तुम्हारे पिता अपने गांव आते हैं, इसी पर सोते हैं। यही खाट है जो तुम्हारे दादा दादी की अंतिम निशानी है। कोठी बनी जरूर है, मगर वहाँ तुम्हारे पापा कभी रुकते नहीं हैं। काका की बातें सुनने के बाद सभी के आंसू बह निकले। रामू काका से लिपट कर बिटिया रोने लगी और बोली, आप ही हमारे दादा हो। फिर हौले से बिटिया बोली, पापा, आज मैं भी आपके साथ खाट पर ही सोऊंगी।